नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम स्वर और व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसी ट्रिक्स अभी तक हम पढ़ते आए हैं स्वर और व्यंजन के संबंध में, जहां पर हम सामान्य बात के द्वारा, सामान्य समझ के द्वारा स्वर और व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रकार हम विसर्ग संधि का भी अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपने स्वर और व्यंजन संधि का जो वीडियो है ट्रिक्स से संबंधित, अगर वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं। और अगर स्वर, व्यंजन और विसर्ग को सूत्रों से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ा चुके हैं, तो वो भी आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो आइए बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या होती है? तो इसकी परिभाषा है कि जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो तो वो संधि विसर्ग संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि जहां पर भी होगी वहां पर आपको दो पद मिलेंगे। तो प्रथम पद में विसर्ग होगा, प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा, और जो दूसरा शब्द है उसके पूर्व में या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग संधि से जो प्रश्न हैं वो ज्यादातर इस तरह से पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपको शब्द देकर और उसमें संधि पद पूछा जाएगा कि इन दो पदों में संधि होकर कौन सा पद बनता है। तो इस तरह से ज्यादातर विसर्ग संधि से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर नाम पूछने से संबंधित प्रश्न कम ही देखे जाते हैं। जैसे इस तरह से प्रश्न नहीं आएगा कि मनः प्लस रथ, इसमें कौन सी संधि है, तो इस तरह का प्रश्न विसर्ग संधि से नहीं आता। यहाँ से प्रश्न प्रक्रिया से संबंधित ही आता है कि मनः प्लस रथ, इसमें संधि होकर किस प्रकार का पद बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन विसर्ग संधि में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम विसर्ग संधि को एक सामान्य जो समझ है, नॉर्मल जो बात है जिस पर हम ध्यान नहीं देते और बस रटने में लगे रहते हैं कि विसर्ग संधि में ये सूत्र रट लो, ये सूत्र रट लो, और फिर उससे, क्योंकि रटी हुई चीज क्या है, दिमाग भूल जाता है थोड़े दिन के बाद। तो अगर आप रटने की बजाय चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से समझेंगे तो आप कभी भी उस जो विषय वस्तु जो आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी है, व्यवस्थित ढंग से जो पढ़ी है, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि की बात एक व्यवस्थित क्रम में करेंगे, जो एक ऐसी युक्ति है जहां से आपका दिमाग इस तरह से ट्रिगर होगा कि आप फिर कभी विसर्ग संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब विसर्ग संधि में बात करते हैं कि विसर्ग जो है उसमें परिवर्तन होता है जब स्वर और व्यंजन के साथ इसका मेल होता है। तो विसर्ग में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर इन विसर्ग संधियों के नाम रखे गए हैं। जैसे सत्व संधि, तो जहां पर विसर्ग को सा हो जाता है वहां पर सत्व संधि होती है। इसके अतिरिक्त जहां पर विसर्ग को ऊ हो जाता है वहां पर उत्व संधि होती है। इसी प्रकार जहां पर विसर्ग को रा हो जाता है वहां पर रुत्व संधि होती है। और किन्हीं स्थानों पर ये जो विसर्ग है उसके बाद जो रा है उसको या हो जाता है और उस या का लोप भी हो जाता है, कहीं पर सीधा रा का लोप हो जाता है। तो इस हिसाब से जहां पर या का लोप होता है वो यलोप संधि, और जहां पर रा का लोप होता है वो रलोप संधि होती है। इसके अतिरिक्त दो प्रसंग ऐसे भी हैं जहां पर सीधा विसर्ग का लोप हो जाता है, तो वो क्या है अब हम देखते हैं। तो विसर्ग संधि जहां पर भी होगी वहां पर विसर्ग में या तो विसर्ग का विसर्ग रह जाता है, या विसर्ग को सा हो जाता है, या विसर्ग को ऊ हो जाता है, या विसर्ग को रा हो जाता है, या विसर्ग का या हो जाता है और उसका भी लोप हो जाता है, या फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अब ये कहां कहां पर कैसे कैसे होते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य जो बात है कि कैसे स्वर के बाद आने पर किस तरह से परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, अब विसर्ग संधि में
विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन मिलता है, तो यहाँ पर जो विसर्ग में परिवर्तन है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो ये विसर्ग पर में जो परिवर्तन होगा वो इस चीज पर निर्भर करेगा कि इसके बाद में स्वर है कि व्यंजन है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इस विसर्ग में जो परिवर्तन है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है। तो जहां पर अ या आ स्वर होते हैं ये अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने स्वर संधि में भी आपको समझाया था कि स्वरों में जो अ है और जो आ है वो प्रधान स्वर है, आप उसको मुख्य स्वर मानिए। तो वो जो बर्ताव करते हैं संधि में, वो जो व्यवहार करते हैं वो अन्य स्वरों से थोड़ा अलग हो सकता है। तो विसर्ग संधि में भी जहां पर अ या आ के बाद स्वर या व्यंजन आएंगे वहां पर अलग तरीके से परिवर्तन होगा, और जहां पर अ या आ के अतिरिक्त जो स्वर हैं वो आएंगे ई उ, तो वहां पर परिवर्तन अलग प्रकार से होगा। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि जब विसर्ग के बाद स्वर होता है तो किस किस तरह से परिवर्तन होता है। तो जब विसर्ग के बाद स्वर हो, और स्वर कौन सा अ, जब पूर्व में आ हो उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी आ हो, तो जो ये विसर्ग है इस विसर्ग को उ आदेश हो जाता है, और आ और उ मिलकर जब गुण संधि हो जाती है तो ओ हो जाता है इनके स्थान पर। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी किसी शब्द में आ हो और उसके बाद, जैसे ये कहा है तो इस का में आ है और आ के बाद विसर्ग है और इसके भी बाद आ है, तो जहां पर इस तरह की संधि होगी वहां पर आपको को इस तरह से लिख देना है और ये जो आ है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लिख देना है। तो जहां पर भी आ के परे विसर्ग हो और उससे भी परे आ हो तो वहां पर ओ आदेश हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि पूर्व में तो वही आ या आ हूं, और उनके बाद अगर आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आए तो जो विसर्ग है उसको या आदेश हो जाता है। जहां पर बाद में आ आएगा वहां पर तो विसर्ग को उ होगा और संधि पद में ओ लिखेंगे हम, और जहां पर विसर्ग के बाद कोई आ या आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आ जाए तो वहां पर इस विसर्ग को या हो जाता है। जैसे देवहा प्लस ई, तो यहाँ पर आ के बाद तो विसर्ग है और उसके बाद ई है, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसको या हो जाता है और पद बनता है देवायिह। विसर्ग को या हो जाता है और विकल्प से इस या का लोप भी हो जाता है। तो जहां पर लोप हो जाता है विसर्ग या का वहां पर देवायिह इस प्रकार से, और जहां पर लोप नहीं होता या का वहां पर देवायिह। जैसे अतः प्लस एव, तो यहाँ पर ये विसर्ग के बाद ए है तो यहाँ पर या हो जाता है, तो या तो अतएव इस प्रकार से पद बनता है या फिर या का लोप होकर अतएव इस तरह से बनता है। अब ये तो हमने बात करी कि पहले आ है उसके बाद विसर्ग है और फिर उसके बाद क्या क्या स्वर हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्व का जो पद है उसके अंत में आ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर है और बाद में स्वर है, तो ये जो विसर्ग है इसको र आदेश हो जाता है। जैसे ये देखिए आप विष्णु प्लस आयाति, तो यहाँ पर उ है पूर्व में, उ के बाद विसर्ग है और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर आ आया है तो ये जो विसर्ग है इसको र हो जाता है, तो यहाँ पर पद बनता है विष्णु रायाति इस प्रकार से। अब व्यंजनों से मेल जब विसर्ग का होता है तो किस तरह से परिवर्तन होता है, इसमें भी दो बातें हैं। एक तो पूर्व में आ या आ रहेंगे और बाद में व्यंजन रहेंगे तो किस तरह से परिवर्तन होगा, और दूसरी बात है कि पूर्व पद में आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद व्यंजन हो तो क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन बात करते हैं कि जहां पर भी कोई भी स्वर हो, आ कुछ भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद जो दूसरा पद है उसमें वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आए या फिर श स आए, तो ये जो विसर्ग है ये स में बदल जाता है। वर्गों के पहले दूसरे और श स,
तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब उस स से परे अगर ता था ये है तो ये सा का सा ही रहता है, और अगर इसके बाद च छ है तो हमने ये पढ़ा है कि परे च और छ रहते इस स को च्युत्वादेश हो जाता है, तो यहाँ पर श हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर परे स और टा रहे तो मूर्धन्य श हो जाएगा इसके स्थान पर। तो एक कॉमन बात आपको ये समझनी है कि अगर विसर्ग से परे वर्गों के पहले दूसरे अक्षर हों, वर्ण हों, और श स ये हों तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और बाद में जो भी हो व्यंजन उसके हिसाब से ये स परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर एक और मुख्य बात ये है कि जब विसर्ग के परे ये श, स और स ये तीनों रहें तो यहाँ पर विकल्प से स आदेश होता है, अर्थात या तो स हो जाता है, नहीं तो विसर्ग का विसर्ग ही बच जाता है। जैसे सर्पः सरति, यहाँ पर बाद में स है और पहले है विसर्ग, तो या तो इसको स हो जाएगा और यहाँ पर रूप बनेगा सर्पस् सरति इस प्रकार, या फिर इस विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा और पद बनेगा सर्पः सरति। इसी प्रकार हरिः प्लस शेते, यहाँ पर विसर्ग विसर्ग का अगर स हो जाएगा तो परे ये स रहते उस स को श हो जाएगा और यहाँ पर पद बनेगा हरिष शेते। और अगर यहाँ पर स नहीं होगा तो विसर्ग ही रहेगा और पद बनेगा हरिः शेते इस प्रकार। दूसरी बात यहाँ पर है कि नृपः प्लस षष्ठः, यह श परे रहते इस विसर्ग को या तो स होकर और श हो जाएगा और पद बनेगा नृपषष्ठः, और अगर जहां पर स नहीं होगा विसर्ग का वहां पर पद बनेगा नृपः षष्ठः इस प्रकार। अब बात करते हैं कि अगर बाद में विसर्ग के बाद में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण रहें या फिर य व र ल ह ये रहें तो क्या परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर अ जो है वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, जहां पर पहले ए होगा वहां पर अलग तरीके का परिवर्तन होगा, और जहां पर विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई और स्वर होगा वहां पर अलग तरीके से परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले अ की बात करते हैं, जहां पर अह इस तरह से अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आए या फिर य व र ल ह ये आए तो यहाँ पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे अ के बाद अ रहने पर ओ आदेश हुआ था, इसी प्रकार यहाँ पर भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण परे रहते इसके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे शिवश प्लस वंदः, यहाँ पर शिवः इस प्रकार जो पद है उसमें अ के बाद विसर्ग है तो और बाद में है व, तो यहाँ पर ओ आदेश हो जाएगा तो बनेगा शिवो वंदः इस प्रकार से। यहाँ पर अ को उ होता है और ये दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जहां पर आपको अ के बाद विसर्ग और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह या व र ल इस तरह से दिखाई दें तो वहां पर ओ हो जाता है। ऐसे ही रामः प्लस हसति, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर ओ, तो यहाँ पर होता है रामो हसति इस प्रकार। जब आ के बाद वो तो है अह की बात, अह के बाद वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो। अब करते हैं आहा, जहां पर शब्द में जैसे नृपः तो यहाँ पर आ के बाद विसर्ग है और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर ह या व र ल आए तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को र आदेश होता है, र को फिर य आदेश होता है और य का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तुतः आपको विसर्ग का लोप कर देना है। जैसे नृपः प्लस दास्यन्ति, यहाँ पर आ के बाद विसर्ग है और यहाँ पर तीसरा वर्ण है परे, तो ये जो विसर्ग है इसका लोप करके आपको पद बनेगा यहाँ पर नृपा दास्यन्ति इस प्रकार। अब ये तो अ और आ की बात है। अब अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए और उसके बाद विसर्ग हो, और जो
द्वितीय जो पद है, उत्तर जो पद है, उसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर ह या व र ल आए तो इस विसर्ग को र आदेश हो जाता है। जैसे उ के बाद विसर्ग है और यहाँ पर ये है ब, कौन सा वर्ण है? पवर्ग का तृतीय वर्ण। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसको र आदेश होकर इस तरह से पद बनता है गुरुर ब्रह्मा। ऐसे ही गुरु प्लस विष्णु, तो यहाँ पर व परे रहते ये जो ऊ के बाद विसर्ग है इसको र हो जाता है और पद बनता है गुरु विष्णु। इस प्रकार अब एक प्रसंग ऐसा है जहां पर जो विसर्ग को र आदेश हुआ है उसका लोप होता है। वो कहाँ होता है कि अगर जहां पर भी विसर्ग के स्थान पर र हुआ है उसके बाद भी कोई र है तो जो पहले वाला र है उसका लोप हो जाता है। जैसे पुनर्रमते ये शब्द है तो यहाँ पर विसर्ग को रुत्व होकर र है और बाद में भी र है, तो ये जो विसर्ग का र है इसका लोप हो जाता है और यहाँ पर बनता है पुनर्रमते। अब इस प्रसंग में जहां पर र का लोप हुआ है वहां पर एक सूत्र और प्रवृत्त होता है और वो ये कहता है कि जहां पर आप र का लोप कर रहे हैं उससे पहले अगर कोई छोटा सा स्वर है, कोई ह्रस्व स्वर है, कोई अ है, ई है, उ है, तो आप उनको दीर्घ कर दें, उनको बड़ा कर दें। तो जैसे पुनर्रमते, यहाँ पर इस र का लोप होकर पुनर्रमते इस प्रकार से बनता है। तो इस र से पहले जो न में आ है इस अ को बड़ा कर देते हैं तो हो जाता है आ, तो यहाँ पर पद बनता है पुनर्रमते। इस प्रकार ऐसे ही शंभु राजते, यहाँ पर परे र रहते इस र का लोप हो जाता है तो इस तरह से शंभु राजते। अब जो ये उ है लोप के पूर्व में, ये जो छोटा उ है, ह्रस्व उ है, इसको बड़ा उ होकर पद बनता है शंभु राजते। इस प्रकार से अब दो प्रसंग ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का लोप, सीधा विसर्ग का लोप हो जाता है। वो क्या है कि जहां पर एषः और सः ये शब्द हो और उनके बाद कोई व्यंजन हो तो एषः और स में स्थित जो विसर्ग है इनका लोप हो जाता है। जैसे एषः विष्णु, यहाँ पर ये एषः के बाद जो विसर्ग है उसके बाद व है, हल है, तो यहाँ पर लोप होकर पद बनता है एष विष्णु। इसी प्रकार सह शंभु, यहाँ पर ये जो स का विसर्ग है इसके बाद श होने से इस विसर्ग का लोप होकर पद बनता है स शंभु। इस प्रकार तो ये विसर्ग के परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं कि कहां पर विसर्ग किस तरह से परिवर्तित होगा। तो आप अगर 2-3 बार इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी चीजें। आपको क्या है, बस इनको एक बार में आपको समझ आ गया, आप जब दोबारा देखेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी कि अगर अ के बाद, विसर्ग के बाद अगर अ आए तो उ हो जाता है। इस तरह से आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। तो ये हमने परिवर्तन के बारे में देखा है। अब हम जो हम पढ़ चुके हैं उसी को संधि के नाम से भी एक बार जल्दी से उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विसर्ग को स होता है तो सत्व संधि में ये है कि विसर्ग के बाद अगर वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आए या फिर श आए तो ये जो विसर्ग है इसको स हो जाता है। जैसे विष्णु त्राता, तो इसको ता परे रहते स हो गया तो यहाँ पर बना विष्णु स्त्राता। इसी प्रकार नमः प्लस कारः, तो विसर्ग को स होकर नमस्कारः। इस तरह से अब इसी में कुछ अंदर नियम हैं जो अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ी है तो आप नॉर्मली भी उनको कर पाएंगे कि अगर जहां पर विसर्ग का सा हो गया और उसके बाद अगर त था है तो उस सा को दंत्य सा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे नमः प्लस ते, तो यहाँ पर जो विसर्ग को सा हुआ है उसको सा ही रहता है, तो नमस्ते। इस प्रकार ऐसे ही देवस प्लस त्राता, तो देवस्त्राता। किंतु ये जो विसर्ग को सा होता है अगर उसके बाद च और छ वर्ण हो जाएं तो उसको च्युत्व हो जाएगा और जो सा हुआ है विसर्ग का उसको श आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कह प्लस चित
इसमें का को पहले सा आदेश होता है और फिर परे चा रहते इसको च्युत्व हो जाता है और कश्चित इस प्रकार पद बनता है। इसी प्रकार साधु प्लस चलती, तो यहाँ पर पद बनता है साधुश्चलति, इस प्रकार। ऐसे ही अगर सा के बाद ट या ठा वर्ण आ जाए तो ष्टुत्व हो जाता है, इस दंते श को मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे धनुः प्लस टंकारः, तो यहाँ पर उस जो विसर्ग के स्थान पर सा हुआ है उसको परे ट रहते मूर्धन्य श होकर पद बनता है धनुष टंकारः। इसी प्रकार रामः प्लस टीकते रामश्टीकते, इस प्रकार। देखिए, आपको विसर्ग संधि जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पूर्व में पढ़ी हुई स्वर संधि और व्यंजन संधि भी काम आती हैं। तो आप विसर्ग को सबसे पहले ना पढ़ें, पहले स्वर पढ़ें, उसके बाद व्यंजन पढ़ें और फिर विसर्ग पढ़ें, तो आपकी बहुत सहायता हो जाएगी। अब ये का और खा और पा फा के बारे में नियम है, इसको भी अगर आपने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि का और खा से पहले अगर विसर्ग होते हैं तो ये जिह्वामूलीय कहलाते हैं। तो जहां पर भी का या खा परे हो वहां पर दो तरह से रूप बनते हैं, या तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है या फिर विसर्ग को अर्ध विसर्ग होकर और ये का खा जिह्वामूलीय हो जाते हैं। तो इस तरह से विप्रह प्लस कथयति, यहाँ पर या तो विसर्ग रहेगा तो पद बनेगा विप्रह कथयति, और जहां पर जिह्वामूलीय हो जाएगा का वहां पर इस तरह से बनेगा विप्र और ये अर्ध विसर्ग और कथयति। ऐसे ही विसर्ग से परे अगर पा और फा हूं तो या तो विसर्ग ही रह जाता है या फिर इसको अर्ध विसर्ग हो जाता है, उपदमानीय हो जाता है। तो बालह प्लस पठती, इसमें जब अर्ध विसर्ग हो जाता है तो इस तरह से लिखते हैं बाल पठती, और जब विसर्ग का विसर्ग रहता है तो यहां पर लिखते हैं बालह पठती, इस प्रकार। अब जो विसर्ग को स हुआ है परे प्रथम द्वितीय वर्ण और श स रहते, उसमें एक और विशेष नियम यहाँ पे बना दिया कि अगर विसर्ग को जो स रहा है कि अगर विसर्ग के बाद स श स हूं तो उस विसर्ग को विकल्प से स आदेश होता है, अर्थात वहां पर विसर्ग भी रह जाता है और वहां पर श भी हो जाता है। जैसे सर्पः सरति, तो यहाँ पर जहां पर स आदेश होगा वहां पर सर्पः सरति और जहां पर विसर्ग रहेगा वहां पर सर्पः सरति। इसी प्रकार हरिः शेते, यहाँ पर जहां पर स आदेश होगा वहां पर स होकर बाद में श रहने से च्युत्व हो जाएगा और पद बनेगा हरिष शेते, और जहां पर स नहीं होगा, विकल्प का अभाव होगा, वहां पर विसर्ग ही रहकर पद बनेगा हरिः शेते, इस प्रकार। ऐसे ही नृपः षष्ठः, इसमें दो तरह के पद बनते हैं, स होकर तो नृपश षष्ठः और जहां स नहीं होता वहां पर नृपः षष्ठः। ये सत्व संधि है। अब उत्व संधि कहाँ है, कहाँ जो विसर्ग है उसको ऊ होता है, तो वो बात है कि अगर विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो जो विसर्ग है उसको ऊ आदेश हो जाता है, और आ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ, और बाद का जो अ है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लिख देते हैं। तो जहां पर भी आपको संधि स्थल में इस तरह से ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह दिखाई दे वहां पर उत्व संधि होती है। जैसे कह प्लस अपि, तो को अपि। अब विसर्ग और सा ये तो एक ही बात है क्योंकि विसर्ग को ही सा होता है। तो जैसे ये शिवश प्लस अर्चय, यहाँ पर परे भी आ है और पूर्व में भी आ है, तो यहाँ पर ओ हो जाता है और अवग्रह चिन्ह होकर इस तरह से पद बनता है शिवो अर्चः। इसी प्रकार सह प्लस अपवाद, अपवादः सो अपवादः, इस प्रकार। दूसरा नियम यहाँ पर है उत्व में कि अह के बाद अगर वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो और ह
या व र ल ये वर्ण हो तो भी विसर्ग को उ आदेश ही होता है। जैसे शिवश प्लस वंद्यः, यहाँ पर परे व रहते ओ होकर पद बनता है शिवो वंद्यः। इसी प्रकार रामः हसति, तो इस विसर्ग को ओ हो जाता है तो रामो हसति। नृपः दास्यति, यहाँ पर नृपो दास्यति। इसी प्रकार घटः नास्ति, पंचम वर्ण परे रहते ओ होकर घटो नास्ति। इस प्रकार से अब रुत्व संधि देखते हैं कि कहां कहां पर र आदेश होता है विसर्ग को। तो वो है कि अगर पूर्व में तो आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और बाद में या तो स्वर हो या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या ह या व र ल हो, तो वहां पर विसर्ग को र आदेश हो जाता है। जैसे गुरुहु ब्रह्मा, तो यहाँ पर उ के बाद विसर्ग है और बाद में है ब, पवर्ग का तीसरा वर्ण, तो यहाँ पर विसर्ग को र हो जाता है और पद बनता है गुरुर ब्रह्मा। इस प्रकार यह है रुत्वादेश। अब यलोप कहां पर होता है? तो जहां पर भी अ या आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो और ह या व र ल हो, तो जो विसर्ग है उस विसर्ग को र होता है, र को य होता है और वस्तुतः उसका लोप हो जाता है। तो आपको अगर आ या आ दिखाई दे और उसके बाद कोई भी इनके अतिरिक्त स्वर हो या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर हा या व र ल हो, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर दो प्रकार से पद बनते हैं, एक तो देवा इह इस तरह से और दूसरा यह आदेश होकर देवा यह। ऐसे ही अतः प्लस एव, तो यहाँ पर परे अभिन्न स्वर रहते या तो अतएव इस प्रकार शब्द बनेगा या आदेश होकर, या फिर या का लोप हो जाएगा और अतएव। इसी प्रकार नृपः प्लस दास्यन्ति, तो यहाँ पर नृपा दास्यन्ति। ऐसे ही भो प्लस नमस्ते भो नमस्ते, ये य लोप होता है। अब र जो होता है विसर्ग के स्थान पर, उस र का लोप कहाँ होता है? जहां पर भी विसर्ग को र हो रहा हो और उसके बाद भी र हो, तो जो पहले वाला र है उसका लोप हो जाता है। और ये जो है र लोप संधि, ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। तो आप ध्यान रखिए, जहां पर भी आपके पास र के बाद र आ जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाता है और र से पहले जो स्वर है, जो छोटा स्वर है, उस छोटे स्वर को दीर्घ हो जाता है, ऋस्व को दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगर र से पहले आ है तो आ हो जाएगा, अगर ई है तो ई हो जाएगा और अगर उ है तो उ हो जाएगा। जैसे पुनर्रमते, यहाँ पर परे र रहते र का लोप हो गया और इसमें जो आ है न में, इसको आ हो गया, तो यहाँ पर पद बना पुनर्रमते। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इसी प्रकार शंभु राजते, यहाँ पर र का लोप होकर ये जो छोटा ऊ है इसको बड़ा ऊ होकर पद बनता है शंभु राजते। ऐसे ही हरीर रम्यः हरिरम्यः, इस प्रकार। अब विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ पर होता है? तो वो है कि एषः और सः, इनके बाद अगर व्यंजन हो तो एषः और सः, ये जो इनमें जो विसर्ग है इनका लोप हो जाता है। जैसे एषः विष्णु, यहाँ पर एष के बाद व आया है, विष्णु में व ई, तो पहले क्या है व, तो परे हल रहते एषः में जो ये विसर्ग है इसका लोप हो जाता है और पद बनता है एष विष्णु। ऐसे ही सह शंभु, यहाँ पर सह में विसर्ग का लोप होकर स शंभु, इस प्रकार से। तो ये विसर्ग संधि का प्रकरण है। आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, फिर आपको इतने अच्छे तरीके से ये याद होगा कि आप कभी भी विसर्ग संधि में कंफ्यूज नहीं होंगे और आप शब्द देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा आदेश होना है, किस प्रकार का शब्द यहाँ पर
सही तरीके से बनेगा। तो इस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।